चलो, आई होप आई एम ऑडिबल अभी, ठीक है ना। लेट्स नाउ स्टार्ट। जो हमने कल बात किए थे, कल मतलब लास्ट क्लास, वो थे ऑन गॉस लॉ, वेरियस थिंग्स लाइक इनफाइनाइट शीट में क्या होगा, इनफाइनाइट वायर में क्या होगा, स्फीयर में क्या होगा, हॉलो स्फीयर में क्या होगा, सॉलिड स्फीयर में क्या होगा वगैरह हमने कर रखा है। अब क्या है, आज हम लोग क्वेश्चन को रिवर्स करें। रिवर्स का मतलब क्या, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, चार्ज दिया होता था और मुझे निकालना होता था, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब उल्टा है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया है और तुमको निकालना है चार्ज, ठीक है ना, क्वेश्चन वाला को। तो जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल ये है, सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लाइंस कुछ दिया हुआ है और मैंने क्या किया, ठीक है, एक गॉसियन सरफेस बना दिया। तो गॉसियन सरफेस का मतलब क्या होता है, अ क्लोज्ड सरफेस। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द चार्ज इनसाइड। ठीक है, अब बताओ क्या आंसर है, फाइंड आउट द चार्ज इनसाइड। ये गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑल पैरेलल, वेरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्लोज सरफेस हो गया गॉसियन सरफेस, और ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फाइंड आउट द चार्ज इनसाइड, इसका आंसर क्या आएगा, एक आंसर ऑलरेडी आ चुका है। ओके, और वो है अरमान ने दिया है। और कोई आंसर, ओके ठीक है। अरमान तुम बेटा एक्सप्लेन करोगे अपना आंसर, तुमने क्यों दिया ऐसे। यस, जल्दी। सर मैंने आंसर ये इसलिए दिया क्योंकि सर मेरे को सारी की सारी फील्ड लाइंस इस सरफेस के बाहर से ओरिजिनेट होते दिख रही हैं और वो एंट्री भी कर रही हैं और एग्जिट भी, तो बाहर बाहर से ही उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर कोई इफेक्ट नहीं है, तो मतलब अंदर कोई चार्ज नहीं है सरफेस के। चलो ठीक है, एक दो जगह लैंग्वेज थोड़ा सा वीक था, बट आई थिंक ओवरऑल इट वाज अ गुड आंसर। अब ध्यान से सुनो, इस पॉइंट पे हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था, याद आ रहा है ना, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी गॉसियन सरफेस पे एंट्री करता है तो वहां पे उसका काउंटिंग नेगेटिव होता है, और अगर एग्जिट करता है तो उसका काउंटिंग पॉजिटिव होता है। याद आ रहा है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ऐसे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे, लेकिन इसका जो डीए वेक्टर है वो कैसे होगा, ठीक है ना, ये ई है और ये डी है। अब क्या है कि यहाँ पे ध्यान से देखो, दोनों के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज होता है, ठीक है ना। ध्रुव यू आर आल्सो राइट, एकदम सही आंसर दिया है। तो एंट्री के टाइम क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का काउंटिंग नेगेटिव होता है, तो काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ लाइंस एट एंट्री इज टेकन नेगेटिव, और जहां पे एग्जिट होता है वहां पे उसको पॉजिटिव माना जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे इस जगह ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया और ये विकेट डीए, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये डीए वेक्टर। तो यहाँ पे क्या होगा ना, काउंटिंग इसका पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखो इस गॉसियन सरफेस पे जरा ध्यान से देखो, जितने लाइंस एंट्री किया है देख रहे हो ना, उतना ही सारा एग्जिट भी करना। तो
counting of number of lines at entry is negative and exit is positive. Counting of number of lines at entry is negative and at exit is positive. हो गया? आप देखो, इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो E डॉट दिया होगा और यहां पे जो E डॉट दिया होगा, ठीक है, यहां पे जो E डॉट दिया होगा और यहां पे जो E डॉट दिया होगा, ये दोनों प्लस और माइनस होगा। और यूनिफॉर्म फील्ड होने की वजह से क्या हुआ ना, जितने लाइंस एंट्री करेंगे उतने ही लाइंस एग्जिट करेंगे, यानी टोटल काउंट क्या हो गया, 0। टोटल काउंट ऑफ लाइंस, और याद रखना टोटल काउंट ऑफ लाइंस ही होता है इंटीग्रेशन ई डॉट। लेकिन यही होता है गॉसियन सरफेस पे, क्या होता है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, देयरफॉर क्यू इनसाइड इज इक्वल टू 0। इससे एक और चीज मैं कंक्लूड कर सकता हूं, वो क्या है कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में अगर कोई भी गॉसियन सरफेस ले लो, गॉसियन सरफेस होना चाहिए, गॉसियन मतलब कंप्लीट सरफेस, क्लोज सरफेस, इन दैट केस उसके अंदर चार्ज इनसाइड 0 होगा। तो therefore conclusion, तो ये छोटे-छोटे कंक्लूजन्स है, पर इनको अपने दिमाग में रजिस्टर करके रखो। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कई बार छोटे-छोटे चीजों पे भी सवाल पूछ लेते हैं। जैसे मल्टीपल चॉइसेस लगा दिया, उसमें एक पॉइंट यही है कि फॉर अ गॉसियन सरफेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड Q inside is equal to 0। अब अगर मान लो ये पूरा सिचुएशन याद नहीं होगा, इन दैट केस तुम सोचते रह जाओगे कि अरे बाप रे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पता नहीं कैसे गॉसियन सरफेस, ये सब सोचने लगोगे, पर जबकि वो सोचना ही नहीं, ये हमेशा चार्ज इनसाइड 0 होगा। तो कंक्लूजन क्या है, Q inside is equal to 0 on any Gaussian surface। माइंड यू, ध्यान से देखो, मैंने एनी लिखा है, यानी कोई भी गॉसियन सरफेस हो, ऐसे नहीं कि क्यूबिकल होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए। इसलिए देखा होगा कि मैंने जानबूझ के उत्पटांग का शेप लिया, जानबूझ के मैंने उत्पटांग का शेप लिया। तो मैं क्या लिखूंगा फिर, Q inside is equal to 0 for any Gaussian surface, for any Gaussian surface, ठीक है ना, in a uniform in a uniform electric field, that much। सर एक्सक्यूज मी। ठीक है ना, हाँ बोलो। सर मेरे को इसी टॉपिक से रिलेटेड एक डाउट था सर। सर हाँ मैंने सर इसकी जो एक्सप्लेनेशन होती है कि एक्सटर्नल चार्ज के से फ्लक्स अंदर 0 होता है, सर उसमें सर मेरे को HCM में एक वो दिखी थी एक्सप्लेनेशन, सर वो कहाँ पे, थोड़ी अलग हाँ मुझे समझ नहीं आई थी सर। मैं बता सकता हूँ क्या थी, आप समझा दो। हाँ वो बोलो बोलो क्या था। उसमें लिख रखा था कि हम लोग एक चार्ज को बाहर लेंगे, स्मॉल एरिया डेल्टा एस लेंगे, और फिर सर सॉलिड एंगल ले रखा था बुक में। नहीं नहीं, वो और सॉलिड एंगल अभी आपने इंट्रोड्यूस किया नहीं, सॉलिड एंगल मैं इंट्रोड्यूस करूंगा अभी बाद में, अभी ओके पहले सर। टॉपिक खत्म हो जाने दो, फिर सॉलिड एंगल का ठीक भी करेंगे। वो ठीक है एक्चुअली दूसरे सर। वाले पे आता है कि फील्ड लाइंस का काउंटिंग कैसे करेंगे। अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तो हम लोग गॉस लॉ का पहला हाफ कर रहे हैं, रादर कर चुके हैं। अब हम दूसरे हाफ शुरू किए, इसके अंदर एक टॉपिक है सॉलिड एंगल, वो मैं बाद में बताऊंगा। ओके और सर, सॉलिड थैंक एंगल यू। छोड़ के और कुछ है? नहीं सर, कुछ नहीं है, थैंक यू सर। हाँ हाँ, नहीं सॉलिड एंगल तो करेंगे डिटेल में, तो टाइम लगेगा, जस्ट रुक जाओ। देखो, तो ये हो गया फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बट हर जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं होगा ना, इसलिए जो अगला क्वेश्चन मैं देने वाला हूं वो है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अब मैं दे रहा हूं एक फील्ड,
सपोज एक क्यूब है, ठीक है, एक्स वाई जेड ये क्यूब है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है E नॉट इंटू एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर आई कैप, फील्ड इंटेंसिटी आई के अलॉन्ग। क्वेश्चन इज द सेम, क्वेश्चन इज फाइंड क्यू इनसाइड, इसका चार्ज इनसाइड बताना, ठीक है। चलो स्टार्ट कर। सर ई नॉट क्या है यहाँ? हाँ जी बेटा, क्या बोल रहे हैं? सर ई नॉट क्या है यहाँ पर? ई नॉट इज सम वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो ई नॉट कुछ वैल्यू है, 5 10 20 25 कुछ भी होगा, इट्स सम कांस्टेंट। ई नॉट एक कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल, एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर आई कैप, ये दिया हुआ और तुमको बताना है इसके चार्ज इनसाइड क्या होगा। स्टार्ट करो। सर एक्स डिस्टेंस फ्रॉम क्यूब है क्या? हाँ, एक्स इज द एक्स कोऑर्डिनेट, और फील्ड सिर्फ आई कैप के अलाउंग है। देखो अभी आपने देखा कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो कुछ भी गॉसियन सरफेस ले लो, चार्ज इनसाइड जीरो होता है। पर देखो अब फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, क्यों? देखो एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी अब फील्ड हो गया वेरिएबल, तो ऐसे में चार्ज इनसाइड हो सकता है। वो कैसे निकालना है वो तुमको देखना, और वो भी इनसाइड द क्यूब पूछा है। क्यों इनसाइड? ये क्यूब है ना? चलो कोई आंसर आया अभी तक? तो देखो अब मैं स्टार्ट करता हूं। इस क्यूब में ना 6 सरफेसेस है, एक सेकंड। ओके, एक और भी आंसर आ रहा है, अरमान ने दिया अभी चेंज करके। अच्छा देखो, पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है और किधर है? आई कैप के अलावा है। तो जरा सोचो, अगर ये वाला सरफेस देखते हो तो हम लोग ई डॉट डी को बाय द वे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आई को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और वो क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना? और वो क्या होता है? इक्वल टू ई डॉट डी।
ये होता है किसी भी सरफेस या किसी एरिया के थ्रू कितने लाइंस जा रहे हैं, वो ई डॉट डी यानी फ्लक्स का कैलकुलेशन हम ऐसे करते हैं। ये उसके बेसिक हिसाब। अब सवाल ये है कि ये जो क्यूब है ना, ध्यान रखना फील्ड इंटेंसिटी आई के अलोंग है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसमें ना क्यूब में नाम दे देता हूं ए बी सी डी। तो ये जो 6 सरफेस है इनका क्या हो रहा है? जैसे ऊपर वाला सरफेस देखो ए बी सी डी, ऊपर वाला जो सरफेस है ना ए बी सी डी, इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें एरिया वेक्टर ऐसे हो, इसमें एरिया वेक्टर ऐसे हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा है आई क्या, यानी इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री, यानी फ्लक्स क्या होगा ई डॉट एरिया, पर वो तो 90 डिग्री है, यानी ई डॉट ए का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको समझो, तो देखो ई डॉट ए यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 0, एरिया वेक्टर, और ये हो गया। ऐसे ही कई जगह हो रहा है, ऐसे ही कई जगह हो रहा है। कैसे? तो देखो, अगर तुम ये फ्रंट वाला देखते हो, इसका एरिया वेक्टर ऐसे है और ई वेक्टर ऐसे है, यानी इसके जो फ्रंट वाला बोलते हैं डी सी ई एच, डी सी ई एच, इसमें भी देखो एरिया वेक्टर ऐसे है और फील्ड वेक्टर ऐसे है, तो यानी दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, यानी कई सरफेस में इसमें 90 डिग्री के कारण 0 हो जाएगा। कौन कौन से में फ्लक्स 0 होगा, पहले उसका लिस्टिंग करा जाए। तो देखो फ्लक्स लिस्टिंग क्या होगा ना, एबीसीडी का 0 होगा, और अगर एबीसीडी का 0 है तो जो लोअर सरफेस उसका भी 0 होगा, जी एफ ई एच। नॉट ओनली दैट, ठीक है ना, नॉट ओनली दैट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब देखो, जैसे इसका 0 हुआ, ऐसे इसके बैक साइड का भी 0 होगा, यानी DCEH इसका भी 0 है। क्यों 0 हो रहा है? क्योंकि E और एरिया वेक्टर देखो दोनों आपस में परपेंडिकुलर। सिमिलरली इसके पीछे वाला सरफेस ABFG, इसका भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके एरिया वेक्टर ऐसे होगा और फील्ड वेक्टर ऐसे, और ये 90 डिग्री। देखो ना ABFG, ये वाला ABFG जो पीछे वाला सरफेस है, ABFG पीछे वाला सरफेस का भी एरिया वेक्टर ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फाई ऑफ ABFG, ठीक है ना। और क्या ना, नीचे वाला तो कर दिया मैंने, सामने वाला कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो इन सब के फ्लक्स 0 होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, सब 0। बचा क्या ना ऐसे केस में, क्योंकि फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ आई कैप के अलावा है, तो देयरफॉर बचा फ्लक्स सिर्फ 2 सरफेस, एक इस वाले एरिया पे और एक इस वाले एरिया, वो भी देखना इस वाले एरिया का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? इधर ये एरिया देखो कौन से प्लेन पे है, वाईजेड प्लेन पे है, देख रहे हो ना, ये वाला जो है ना, ये वाईजेड प्लेन पे है, और वाईजेड प्लेन पे आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, वाईजेड प्लेन पे क्या होता है, x इक्वल टू 0, पता है ना, वाईजेड प्लेन पे x इक्वल टू 0, देख रहे हो। तो अगर x इक्वल टू 0 होगा तब तो फील्ड ही 0 हो जाएगा। तो therefore E is equal to 0। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो किस बात पे फ्लक्स और किस बात पे नंबर ऑफ लाइंस है या नहीं। तो therefore
इस वाले का भी खत्म हो गया, अब बचा फ्लक्स के बेस पे। अब थोड़ा एक चीज ऑब्जर्व करो, इस वाले का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा ना, ये देखो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है और कितना दूर है, एल डिस्टेंस दूर। इस पूरे प्लेन पे x इक्वल टू एल होता है, इस पूरे प्लेन पे, जो कि एक्चुअली मुझे जरूरत है, मुझे बस इसी का जरूरत है। तो x इक्वल टू एल है, तो x इक्वल टू एल पुट कर दो, तो ई नॉट। तो देयरफॉर इस प्लेन पे, जो प्लेन मेरे लिए रेलेवेंट है, इस वाले प्लेन, ई क्या हो जाएगा, इक्वल टू ई नॉट, क्योंकि x और l हो गया तो l स्क्वायर बाय l स्क्वायर, तो खत्म हो जाएगा, यानी e इज इक्वल टू ई नॉट। तो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर e इज इक्वल टू ई नॉट। ओके, सर एक्सक्यूज मी, हाँ बेटे, सर जो बैक वाला सरफेस था ये ए जी एच ए जी, सर ए हाँ डी बोलो ए जी, एच जी। हाँ ए जी एच डी, देखो ए जी एच डी, ये वाला जो सरफेस है, इसमें तो ई डॉट डी मुझे लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि फील्ड आई कैप के अलॉन्ग है और एरिया वेक्टर माइनस आई कैप के अलॉन्ग, लेकिन जरूरत नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस है ना, ये वाई जेड प्लेन पे है, देखो वाई जेड प्लेन पे है ये वाला ए जी एच, लेकिन वाई जेड जो ए जी एच डी सरफेस है वो वाई जेड प्लेन पे है, और वाई जेड प्लेन पे तो एक्स जीरो होता है। तो अगर वाई जेड प्लेन पे एक्स जीरो होता है, तो एक्स अगर जीरो हो जाए तो फील्ड क्या होगा, जीरो हो गया, फील्ड खत्म। तो जब फील्ड ही खत्म तो फ्लक्स खत्म, सिंपल है नहीं? तो ये चीज ओके है। सर, थैंक यू तो सर। यानी इस वाले का भी मुझे फ्लक्स यानी लाइन ऑफ फोर्स के कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ा। वैसे टेक्निकली जरूरत पड़ना चाहिए, लेकिन जब फील्ड ही नहीं है तो फिर किस बात पे फ्लक्स? क्योंकि फ्लक्स होता है ई डॉट एरिया या ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, यही होता है फ्लक्स, है ना, यानी नंबर ऑफ लाइंस। लास्ट में बस ये वाला बचा, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया तो एल स्क्वायर है ना, इसका एरिया क्या है, एल स्क्वायर, और इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड्स होगा तो आई क्या, यानी इसका जो एरिया वेक्टर होगा होगा एल स्क्वायर। ये मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो देयरफॉर मुझे जो गॉसियन सरफेस रेलिवेंट लग रहा है या रेलिवेंट है इस केस में, वो ये वाला सरफेस, उसका ई आ गया ई नॉट और एरिया वेक्टर आ गया एल स्क्वायर आई कैप। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो, यानी फ्लक्स आ गया कितना, ई डॉट ए, ई मतलब ई नॉट आई कैप और ए हो गया एल स्क्वायर आई, यानी ई ई नॉट आई कैप डॉट डॉट एल स्क्वायर आई कैप। तो क्या हो जाएगा ना, इक्वल टू ई नॉट, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। therefore e naught into l square, ये e naught a का वैल्यू है, इज इक्वल टू q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी q इनसाइड इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट e naught, एप्सिलॉन नॉट into e naught into l square, ठीक है ना? तो चेक करो। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं और आगे दूंगा, पहले ये समझ लो अच्छे से, कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ पे ये चीज अच्छे से समझो और एरिया वेक्टर भी देख लो अच्छे से, एल स्क्वायर आई कैप। ठीक है ध्रुव, योर आंसर इज आल्सो करेक्ट, ठीक, राइट। और कोई आंसर दिए हैं? कुछ कुछ आंसर आ रहे हैं बट ठीक है, ध्रुव ने करेक्ट दे दिया, अक्षत ने करेक्ट नहीं दिया, और कोई आंसर करेक्ट नहीं आया है, ठीक है।
बाकी ने करेक्ट आंसर नहीं दिया। सर ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूं और उस चेंज को इनकॉर्पोरेट करते हुए अब अच्छे से सॉल्व कर। इस बार फाइंड आउट द चार्ज इनसाइड द क्यूबॉइड। ये थोड़ा सा ना मुझे लगता है लाइट से गार्ड करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार क्यूबॉइड देखना अच्छे से। ठीक है, मैं दोबारा ड्रॉ कर दूं। यहाँ पे लाइट पड़ रहा है। क्वेश्चन वही है, E is equal to ठीक है ना, E is equal to E naught into x square by L square I क्या, वो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई अलग नहीं। ठीक है ना, ये थोड़ा लाइट ना चमक रहा है यहाँ पे, इसे देख लो अच्छे से। तो E is equal to E vector, क्वेश्चन इज वही है, फाइंड आउट द चार्ज इनसाइड।
अभी आपको बात करो, जाओ। देखो इस बार का चेंज क्या ना, कुछ आंसर्स तो मुझे दिख रहे आते हुए। ओके, अक्षत ने आंसर दिए, ध्रुव ने भी दिए 36 करके। अक्षत ने 16 दिए हैं, अरमान ने भी 16 दिए हैं, अक्षिता ने भी 16 दिए हैं। मनस्वी has asked a question that is both E naught are different. नहीं नहीं, ये E naught तो कांस्टेंट है मनस्वी, ठीक है ना, E naught एक कांस्टेंट है। अभी और भी आंसर आए हैं वैसे तो। ओके, अब अलग अलग आ रहा है, 16 का भी आंसर आ रहा है, चलो ठीक है, लेट मी नाउ स्टार्ट। देखो पहली बात तो एज यूजुअल, क्योंकि फील्ड आई कैप के अलॉन्ग है, इसलिए मुझे सिर्फ इसी से मतलब है। बाकियों में दिक्कत क्या है, बाकी जैसे ऊपर वाला सरफेस के एरिया वेक्टर ऐसे है और ये फील्ड वेक्टर है तो 90 डिग्री, नीचे वाले सरफेस का अगर देखते हो तो फील्ड एरिया वेक्टर ऐसा है और फील्ड वेक्टर ऐसा है तो 90 डिग्री एंड सो ऑन। इसलिए जिस चार को मैंने लास्ट क्वेश्चन में रिजेक्ट किया था वो तो अभी भी रिजेक्ट होगा, क्योंकि वहां पे ई वेक्टर और ए वेक्टर 90 डिग्री ऑफ ईच अदर। जैसे ऊपर वाला सरफेस का देखते हो तो ये एरिया वेक्टर है और ये हो गया फील्ड वेक्टर, है ना, ये चीज है। तो अब अगर इन दोनों सरफेस का मैं देखता हूं, इधर केस क्या होगा, अब देखो ये हो गया एरिया वेक्टर और ये हो गया फील्ड वेक्टर। तो इस केस में देखो 0 डिग्री यानी cos 0, तो क्या होगा, तो मैं लिखूंगा इस तरीके से that E dot dA क्या होगा, ना E क्या होगा, E नॉट इंटू एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 5L है, ध्यान रखना, यानी E नॉट इंटू 5L का होल स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। ये हो गया E वेक्टर, कहाँ का, यहाँ का। और एरिया वेक्टर क्या होगा ना, एरिया तो एल स्क्वायर है इंटू एल स्क्वायर, आगे प्लस जो दूसरा सरफेस है वहां पे लेकिन मामला अलग है, क्यों, क्योंकि वहां पे ये है कि ये तो हो गया एरिया वेक्टर, इसके एरिया वेक्टर होगा ऐसा, क्योंकि एरिया वेक्टर बाय डिफॉल्ट क्या लिया जाता है ना, आउटवर्ड्स, इसलिए एरिया वेक्टर इस केस में हो गया उल्टा, यानी ये वाला ई और ए का तो काउंटिंग पॉजिटिव में होगा, तो ई कितना है भाई, आ चुका एरिया वेक्टर, दूसरे वाले का नेगेटिव यानी माइनस ई, ई कितना होगा ना, ए नॉट इनटू 3L का होल स्क्वायर, यानी ई नॉट 3L का होल स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इनटू एरिया, एरिया तो एल स्क्वायर, यानी कितना हो गया 25 माइनस 9 यानी 16 नॉट एल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्यू इनसाइड द एप्सिलॉन। यानी इस बार जो चार्ज इनसाइड आएगा वो आएगा 16 एप्सिलॉन नॉट नॉट इनटू एल स्क्वायर। इसलिए इस बार जो 16 वाले आंसर्स थे वो सारे सही है, 16 के कई आंसर्स थे, ठीक है ना, आई थिंक
ठीक है, मनस्वी ने सही दिए हैं, ध्रुव ने दिए हैं, अक्षत ने भी 16 दिए हैं, अरमान ने भी, अब तो सबने 16 ही दे दिया, अक्षिता ने भी दिया है। ठीक है, अब सबने अप्रोच समझ लिए और कैसे सॉल्व करना ये समझ के अब जो है करेक्ट आंसर दिए, ठीक है ना। लेकिन कई लोग आंसर नहीं भी दिए। अजितेश, तुम्हारे आंसर क्यों नहीं आया? सर आ गया था, बस लिखा नहीं था। आ गया था, तुमने दिया नहीं। सौम्य बेटे, समझ में आ रहा है? सौम्य बेटे, तुम्हारे कोई रिस्पांस नहीं। ये ई डॉट डी वाला मेथड समझ में आया? चार्ज इनसाइड कैसे निकालना है? चलो ठीक है। अच्छा, एक चीज और पूछना था सौम्य, इज दैट वो तुमको नोटिफिकेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है 9555 वाले नंबर से? यस और नो? मुझे लगता है शायद तुमने उसको सेव नहीं किया। हाँ, तो तुम उसको सेव कर लो पहले। मैंने नंबर दिया था ना कि उसको सेव कर लो। जो 9555 वाला नंबर दिया ना, उसको सेव करो, तब जाके वो आएगा। नहीं, अगर सेव है तब तो आना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि तुमने सेव किया होगा, शायद तुम्हारे फादर के नंबर मेरे पास है ना, वो उन्होंने सेव नहीं किया होंगे। वो चेक कर लेना, ठीक है ना, वो चेक कर लेना। Let us proceed now. So that was your charge inside. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो भी सिमिलर ही है, मतलब समझ लो, ठीक है ना। और वो है कि मेरे पास एक इनफाइनाइट वायर, मेरे पास एक इनफाइनाइट वायर है जिसका चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। ये दिया हुआ, लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और पूछा क्या जा रहा है। अब मैं कुछ इमेजिनरी शेप्स दे रहा हूं और तुमको बताना है कि उस वायर को अलग अलग तरीके से ओरिएंट करके क्या ओरिएंटेशन करना चाहिए सो दैट मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस। जैसे सपोज पहले दिया मैंने स्फीयर। स्फीयर में अगर तुमको फ्लक्स को मैक्सिमम करना है, इन दैट केस मैक्सिमम कितना कर सकते हो बताओ जरा। स्फीयर का मैक्सिमम फ्लक्स कितना हो सकता है? नहीं समझा नहीं। ये एक इमेजिनरी हॉलो स्फीयर है, इमेजिनरी सरफेस है बस। और तार को इमेजिनरी सरफेस के थ्रू जैसे मर्जी इंसर्ट करके रख सकते हो, जैसे मर्जी ओरिएंटेशन में रख सकते हो। तो मैक्सिमम फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस होगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा? क्वेश्चन सिंपल है। मुझे लगता है क्वेश्चन को तुम लोग अननेसेसरी डिफिकल्ट बना रहे हो। सर स्फीयर के केस में मैक्सिमम मतलब मेरे को समझ नहीं आया, एक बार बता दो दोबारा क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं, ये स्फीयर कोई चार्ज स्फीयर नहीं है, ये एक इमेजिनरी स्फीयर है और मेरे पास एक इनफाइनाइट चार्ज वायर है। अब उस वायर को किसी तरीके से रखो सो दैट फ्लक्स मैक्सिमम हो जाए। तो कितना मैक्सिमम फ्लक्स हो सकता है? चलो कोई नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूँ। देखो, अगर मैं इस वायर को ऐसे रखूंगा तो क्या होगा ना, इस वायर का छोटा सा हिस्सा इस स्फीयर के अंदर से जाएगा, तो उस हिस्से का जो चार्ज है, ये वाला ये वाले हिस्से का जो चार्ज है, ये हो जाएगा चार्ज इनसाइड। तो फ्लक्स कितना होगा, इस हिस्से का चार्ज, तो यानी चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होगा ना। लेकिन लेकिन सपोज तुमने चार्ज वायर को ऐसे रखा, ऐसे ऐसे केस में क्या होगा, ये देखो,
सबसे ज्यादा लेंथ ऑफ द वायर अगर स्फीयर से पास कराना है तो क्या होना चाहिए, डायमीटर से पास होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा लंबा वायर इस स्फीयर के थ्रू कितना पास हो सकता है, 2r। तो चार्ज क्या होगा, लैम्डा इनटू लेंथ, यानी चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एल। एल मतलब होता है लेंथ, इस केस में एल बोलते क्या होगा, अगर मान लो इसका रेडियस r है तो मैक्सिमम लेंथ इसके थ्रू कितना पास हो सकता है, 2r। तो देयरफॉर फ्लक्स मैक्सिमम, फ्लक्स क्या होता है, क्यू इनसाइड में एप्सिलॉन नॉट। तो मैक्सिमम चार्ज इनसाइड कब होगा, तो जब ज्यादा से ज्यादा पोर्शन ऑफ द वायर इस स्फीयर के थ्रू पास हो। तो अगर तुम स्ट्रेट लाइन में देखते हो तो मैक्सिमम वायर कितना हो सकता है, डायमीटर के बराबर, यानी इक्वल टू 2r इनटू लैम्डा बाय एप्सिलॉन। ठीक है, तो चेक कर लो, 2r इनटू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन। अभी तो इजी लग गया ना। अब नेक्स्ट करो, क्वेश्चन वही है, फाइंड आउट मैक्सिमम फ्लक्स। अब क्यूब, व्हाट इज द मैक्सिमम फ्लक्स in a cuboid? क्यूब में मैक्सिमम फ्लक्स कितना हो जाएगा फिर, क्यूब में मैक्सिमम फ्लक्स तब होगा जब ज्यादा से ज्यादा पोर्शन उस वायर का क्यूब के अंदर से पास हो। तो वो कौन सा होगा, आई थिंक दैट्स ऑब्वियस, है ना, क्या होगा, डायगोनल। और डायगोनल में क्यूब कितना होता है, √3l। कैसे, डायगोनल एक्चुअली होता है l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का अंडर रूट, पर क्यूब में तो तीनों बराबर है ना, तो क्या होगा, l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 3l स्क्वायर का अंडर रूट, यानी √3l। ठीक है, अक्षत ने अभी आंसर दिए हैं और इसके पहले अरमान ने भी आंसर दिए हैं, और 3 आंसर्स आए, पता नहीं तीसरा कौन है। ठीक है, यू आर राइट, अक्षिता ने भी दिया सेम आंसर, करेक्ट आंसर, एंड दैट इज √3l हो जाएगा इस बार। इस बार हो जाएगा √3l इनटू लैम्डा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा लंबा वायर क्यूब में मैं पास करा सकता हूं, क्यूब से मैं पास करा सकता हूं, वो है उसका 3D डायगोनल। तो 3D डायगोनल कितना होता है, √3l, है ना। क्यूब का जो डायगोनल होता है 3D डायगोनल होता है √3l। तो √3l इनटू लैम्डा बाय एप्सिलॉन। ठीक है ना। अच्छा अब आ जाओ इससे आगे, वो है क्यूबॉइड, ये L है, 2L और 3L है। तो ऐसे क्यूबॉइड में व्हाट विल बी द मैक्सिमम फ्लक्स। चलो एक आंसर तो मुझे ऑलरेडी दिख गया, ठीक है, अरमान ने दिए हैं, दैट इज 14 √14l। ठीक है, मनस्वी ने भी यही दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 14l स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक इट्स ऑन राइट ट्रैक। ठीक है, अक्षत ने भी दे दिया, अभी सिलेंडर का भी दिया है, आई थिंक आंसर अब करेक्ट आने लगा। ठीक, तो इसका तो होगा 3D डायगोनल क्या होता है, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, यानी 3l का होल स्क्वायर प्लस 2l का होल स्क्वायर प्लस l का होल स्क्वायर। तो एक का 9, एक का 4 और एक का 1, तो 14, देन √14l इनटू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन। सब लोग लगभग करेक्ट आंसर थे, यानी अंडर रूट ऑफ
तो चार्ज इफेक्ट कितना हो जाएगा फिर ना, यही लिख लेंगे इनटू लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट, देयरफॉर फ्लक्स मैक्सिमम ठीक है। तो मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 14L इनटू लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट। ऑलरेडी आंसर्स कुछ कुछ आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, वो आगे का भी आंसर आ रहे हैं। सिलेंडर का भी दे दिया, अक्षर ने दिए हैं, मनस्वी ने भी दिए हैं, अरमान ने भी दिए हैं। और ठीक है, इसके आगे का भी आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये अंडर रूट ऑफ 14L इनटू लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आ जाओ इसका, इसका क्या होगा, ये डायगोनल। तो एच स्क्वायर प्लस इस बार 2r का होल स्क्वायर होगा। ध्यान रखना, कई लोग r स्क्वायर लिख रहे हैं, वो आंसर गलत हो जाए। देखो ये हो गया 2r, ये तो 2r है ना, ये 2r और h, और उसके बाद क्या, पाइथागोरस थ्योरम, यही तो मैक्सिमम होगा ना। तो देखो इस बार हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो गया लेंथ ऑफ द मैक्सिमम वायर जो कि एक सिलेंडर में मैं पास करा सकता हूं। तो वो तो लेंथ हो गया, इनटू लैम्डा करो तो चार्ज आ गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इनटू लैम्डा। ये हो गया मैक्सिमम जो कि इस केस में पॉसिबल है। एक लास्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, और वो है तो ठीक है, कौन ठीक है, मनस्वी आर आल्सो राइट, वही सेम आंसर आ रहा है। लेकिन अरमान तुम्हारे सिलेंडर वाले का थोड़ा सा गड़बड़ है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखा है, आर स्क्वायर नहीं होगा, 2r का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलो ठीक, ओके, अजीत इज आल्सो इज फाइन। अब सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन का कुछ कुछ आंसर आने लगे हैं। अक्षत ने दिया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, अरमान ने दिया एच लैम्डा, महिमा ने दिया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट लैम्डा। वेल इंटरेस्टिंगली एक भी आंसर अभी तक ढंग से करेक्ट नहीं, ढंग से करेक्ट, मैं नहीं कहना गलत है। देखो यही एक क्वेश्चन होता है जो कि tricky है, बस यही असली क्वेश्चन है, बाकी सब तो आसान है। और कोई ट्राई करेंगे? ओके, देखो मैं बताता हूँ, पहली बात तो ना कौन बोलते ही, ध्यान से सुनो, पहली बात तो कौन बोलते ही जनरली हम लोग आइसक्रीम कोन सोचते हैं, और उसमें कोई गलती नहीं है। आइसक्रीम कोन भी एक कोन ही होता है, और बड़े लुक्रेटिव कोन होता है, मजा आता है।
और गर्मी के टाइम तो और ज्यादा। लेकिन जरा एक चीज सोचो, इज दैट कि जो आइसक्रीम कोन में होता है वो होता है रेडियस कम और लंबाई ज्यादा, एक्स ज्यादा। उसमें हम लोग क्या लेंगे, हम लेंगे स्लांट हाइट, क्योंकि मैक्सिमम तब होगा ऐसे केस में अगर वायर को मैं ऐसे पास करूंगा, है ना, ये वाला वायर होगा जस्ट कोन के अंदर, तब तो ठीक है। ठीक है, मैंने समझने में ये आंसर दिया, दैट इज लैम्डा इनटू एच स्क्वायर स्क्वायर, हाँ वही मतलब आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जो भी है। अच्छा, लैम्डा इनटू एच स्क्वायर भी है ना, ये तो डायमेंशनली गड़बड़ हो जाएगा बेटा, यूनिट वाइज, है ना, ये यूनिट वाइज थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं कोन का जो सोल्यूशन दे रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। इज दैट अगर अगर कोन थोड़ा लंबा सा होता है ना, तो बिल्कुल सही बात है, ये आंसर होना चाहिए। और ये है स्लांट हाइट, स्लांट हाइट क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर, तो ये हो गया। बट यू नो व्हाट, अगर थोड़ा सा कोन को अलग तरीके से विजुलाइज करो, जैसे अगर तुम कभी असम में चले जाओ, मतलब नॉर्थ ईस्ट में, वहां पे बहुत बारिश होता है, पूरे साल में समझ लो कि 250 से 300 दिन बारिश होता है। और ये नहीं कि हमेशा बारिश होता है, मतलब 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए दिन में बारिश हो गया, कभी कभी 4-5 घंटे भी होता है, या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में क्या होता है कि वो लोग ना एक हैट पहनते हैं सर के ऊपर, सो दैट बारिश आए और पानी छतरी के तरह ऐसे करके फिर नीचे से गिरता है। ये हैट बड़ा सा होता है, और पता है कैसे होता है, ऐसे होता है। अब बताओ जरा, यहाँ पे का सबसे बड़ा चीज देखो तो स्लांट हाइट है, एग्री, फुल्ली एग्री। लेकिन यहाँ तो ये है स्लांट हाइट, पर इससे तो डायमीटर बड़ा होगा, तो इसमें ऐसे पसंद नहीं करो। ठीक है ना, इन दैट केस वोंट बी प्रेफर द डायमीटर। थोड़ा सोच के देखो, ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। अब हम डायमीटर को प्रेफर करेंगे, यानी अगर कोन पतले से होते हैं तो हम स्लांट हाइट को प्रेफर करेंगे, पर अगर कोन फ्लैट काइंड ऑफ होता है ऐसे, इन दैट केस हम डायमीटर को प्रेफर करेंगे। तो इस केस में 5x क्या होगा, डायमीटर तो 2r हुआ ना। नाउ यू माइट से, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कब ये लेना है और कब ये लेना है, और ट्रांजिशन या चेंज कैसे होगा, ट्रांजिशन कैसे करेंगे हम, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसका आंसर सुनो, अगर ध्यान से सुनना, अगर इस टाइप का कोन होता है तो स्लांट हाइट, और अगर इस टाइप का कोन होता है तो दैट केस डायमीटर। चेंज ओवर कब कब होगा, जब दोनों बराबर है। तो ये हो गया मान लो चेंज ओवर, यानी चेंज ओवर कब होगा, जब स्लांट हाइट और डायमीटर बराबर हो। तो स्लांट हाइट तो पता है मुझे, अंडर रूट ऑफ, तो वो एंगल मान लो थीटा है। थीटा इज द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। ये कब की बात है ना, जैसे मैंने क्या बोला कि अगर ऐसे टाइप का कोन है तो हम स्लंट हाइट लेंगे, ऐसे टाइप का कोन है तो हम डायमीटर लेंगे। यानी क्या होगा ना, जैसे जैसे कोन यू 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 होते 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 कोई ना कोई पॉइंट पे देखना हमें डायमीटर लेना शुरू करना पड़ता है। तो वो जो चेंज ओवर हो रहा है वो सपोज इस एंगल पे हो रहा है, तो चेंज ओवर कब होगा, जब स्लंट हाइट और डायमीटर बराबर होगा। तो ये तो हो रहा है स्लंट हाइट और डायमीटर। अभी काम कर, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, क्या होगा, जब h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा 4r स्क्वायर, यानी जब h इज इक्वल टू, यानी ये ट्रांजिशन कब होगा,
जब h का वैल्यू इक्वल टू √3r आ रहा है। Therefore tan theta जब tan थीटा हो जाएगा इक्वल टू r by h इज इक्वल टू r अपॉन h। h का मतलब होता है वन बाई √3। इसका मतलब क्या है कि अगर कोण पतले हुए 30 डिग्री से कम हुए तो हम चलेंगे स्लांट हाइट की तरफ, और अगर 30 डिग्री से सेमी वर्टिकल एंगल ज्यादा हुआ तो हम चलेंगे डायमीटर की तरफ। यानी अब इसको समरी लिखता हूं। फाइनली इसका मतलब क्या है कि अगर एक कोण के केस में तुमको 5 मैक्स निकालना है, इन दैट केस चॉइस थोड़ा सा ट्रिकी है, तो हम कैसे करेंगे ना। ये हो गया इसका फाइनल डिसीजन। अब इसका फाइनल शेप देखो आंसर का, कि अगर एंगल कम हुआ तो स्लांट हाइट, और अगर एंगल बड़ा हुआ इन दैट केस डायमीटर। और वो चेंज ओवर कब हो रहा है? एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये थीटा कौन सा है? सेमी वर्टिकल एंगल। थीटा इज द ठीक है, एक बार से देख लो। मनस्वी इतना कि चलो ठीक है, आपने लेस देन और ग्रेटर देन बताया, इक्वल टू 30 डिग्री में क्या होगा? इक्वल टू 30 डिग्री में पता क्या होगा? चाहे तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करो चाहे वो वाला फॉर्मूला यूज करो, आंसर सेम आएगा। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर इसको यूज करते हो तो एट थीटा इक्वल 30 डिग्री क्या होगा? h इक्वल √3r। तो देखो √3r का होल स्क्वायर तो 3r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 4r स्क्वायर, तो नहीं अंडर करके क्या आएगा? 2r आएगा। तो 2r लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर नीचे वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो उसका तो वैसे भी 2r लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है नहीं। हाँ, अरमान कुछ पूछ रहे थे। सर मेरे को 2 क्वेश्चंस थे सर। एक क्वेश्चन तो ये था कि हम सर इस वायर को डायमीटर के अलाउ की बजाय सरकमफ्रेंस के अलाउ नहीं रख सकते? नहीं, वायर अगर बेंड करना अलाउ करो तब तो तुम लपेट लो जितना मर्जी अंदर अंदर, तुम्हें तो फ्लक्स जितना मर्जी बढ़ा लो। वायर को स्ट्रेट ही रखना। सरकमफ्रेंस तो बेंड करना पड़ेगा ना। तो अगर बेंडिंग अलाउ कर दो तब तो स्फीयर वाले केस में बहुत हो जाएगा। फिर ऐसे तो करके वायर को अपना लपेटते लपेटते बहुत ज्यादा कर दो, फिर तो एंडलेस हो जाएगा स्फीयर के केस में भी। तो इसलिए वायर को स्ट्रेट ही रखना है, स्ट्रेट वायर रहते हुए। अब बताओ, अदरवाइज तो तुम लपेट लपेट के कितना भी बड़ा कर लोगे, कितना भी बड़ा पोर्शन हो तो वायर को अंदर फिट कर लोगे, वो तो एक अलग कहानी है, मैं उस पर डिस्कस नहीं कर। ओके सर। और सर दूसरा क्वेश्चन एक और था सर। हाँ, सर मेरे को ये क्वेश्चन था सर, एक मिनट सर। सर मेरे को एक सर सर मैं भूल गया सर अभी क्वेश्चन, मैं बाद में याद करता हूँ दूसरा क्वेश्चन। हाँ चलो कोई नहीं, बात नहीं। देखो दिस क्वेश्चन इज एन इंडिकेटर कि हाँ हमें सोचना पड़ता। कई बार क्वेश्चंस में जो है हमें सोचना पड़ता है, ऐसे डायरेक्ट आंसर हम नहीं दे सकते। इट्स नॉट सो इजी टू गिव अ डायरेक्ट आंसर। सर आगे सर याद आ गया सर। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि हमने सर फर्स्ट केस में स्लांट हाइट के अलोंग रख दिया था, बट वो टेक्निकली चार्ज इनसाइड तो नहीं हुआ।
सर वो तो चार्ज ऑन द सरफेस हो गया। नहीं समझे नहीं, मैंने क्या बोला, जस्ट इनसाइड। तो जस्ट इनसाइड में मान लो अगर लेंथ 5 मीटर है तो तुम उसको 4.9999 मीटर ले लो, तो हम तो उसको ऐसे ही ले लेंगे, है ना। तो वो बॉर्डर लाइन वाला केस में हम इक्वल टू लिख देते, यानी जस्ट इनसाइड दैट स्लैंट राइट, इसलिए वो चलता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। We have now more or less done about Gauss law. साइड वगैरह सब हमने किया। आज हम लोग एक और शीट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और वो है अबाउट मल्टीपल लार्ज, लार्ज मतलब इनफाइनाइट माना जाता है थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकल तो लार्ज ही हो गया। मल्टीपल लार्ज शीट्स अगर हम पास में रखेंगे तो क्या होगा। तो सपोज मैंने क्या किया, मैंने पहले एक शीट रखा है, अब मैं क्या करता हूं, इस शीट में वो चार्ज डाल देता हूं। लेट अस से मैंने क्यू चार्ज डाला, आई पुट सपोज क्यू चार्ज। तो क्या होगा ना, ये जो क्यू चार्ज है ना, तो देखो यहाँ पे तो ऑब्स्ट्रक्शन लगा पड़ेगा, ये जो चार्ज क्यू है ना, ये दोनों तरफ देखना इक्वल इक्वल स्प्रेड हो जाता है, और इसलिए हो जाएगा क्यू बाई टू। रीजन इज दैट चार्जेस रिपेल करेंगे, और मेटल के अंदर चार्जेस एज फार एज पॉसिबल रहना चाहते हैं, इसलिए क्या होगा, आधा चार्ज इस तरफ आ जाएगा और आधा चार्ज दूसरी तरफ आएगा। आई होप दैट्स ओके। चलो अब पॉइंट पता क्या है, अब पॉइंट पता क्या है, सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक नहीं दो शीट्स रखी, तो क्या होगा, है ना। तो सपोज एक शीट में क्यू चार्ज डाल दिया और एक में चार्ज ही नहीं, नो चार्ज, तो क्या होगा। देखो अगर ये आइसोलेटेड होता है तो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट, अगर ये भी आइसोलेटेड होता तो क्यू बाई टू, और ये भी आइसोलेटेड तो जीरो चार्ज तो जीरो जीरो, ऐसे ही होगा। लेकिन अब आइसोलेटेड नहीं है, अब क्या है, ये दोनों मैंने पास में लेके आया, तो उससे क्या होगा, दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। इनवर्ट मेरा पता क्यूरियोसिटी क्या है, मैं जानना चाह रहा हूं क्या इस बार भी चार्ज ऐसे आधा आधा बटेगा या कुछ और हो। चलो देखते हैं। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे x, ये y, तो जो y वाला होगा वो क्या होगा, q माइनस एक्स। क्यों, अगर एक तरफ x होता है और टोटल चार्ज अगर q है, टोटल चार्ज अगर q है तो दूसरी तरफ क्या होगा, q माइनस एक्स। और यहाँ तो जीरो चार्ज है, तो उसमें क्या करना है ना। अब जरा देखो, ये जो मेटल है, मैं इसके ये भी देखो, मैं कोई जीरो थिकनेस का तो होता नहीं ना, कुछ हल्का फुल्का थिकनेस होगा, तो लेट्स से एक वेरी स्मॉल थिकनेस शीट है, और मैं उसके अंदर एनालाइज करना चाहता हूं, तो मैं शीट को थोड़ा सा बड़ा करके देखना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, उस पतले से शीट को अब थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखा, तो उस शीट की इस तरफ तो एक्स चार्ज और इस तरफ हो गया क्यू माइनस एक्स। मैं उसकी एक पार्ट को देख रहा हूं, तो एक तरफ एक्स चार्ज एक तरफ क्यू माइनस एक्स। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मैंने अगर याद होगा पहले ही बताया इस दैट मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होता है। तो अब मैं एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूं और उसको मैं आज पहले एक्सप्लेन करूं, वो है इनसाइड अ मेटल
इसको नोट कर लो। मैंने क्या लिखा? मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है। तो लगता है ना फिर से वही प्रॉब्लम आ रहा है। इसको नोट कर लो। इनसाइड ए मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। ये मुझे लगता है उधर लाइट का शेड आ रहा है। तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। अभी क्यों होता है तो थोड़ा ध्यान से देखो। सपोज मैंने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, और मैंने क्या कर दिया, उसके अंदर एक मेटल का बॉडी को रख, ठीक है। ये जो मेटल का बॉडी है, इसके अंदर तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज के उसके उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो पॉजिटिव चार्ज पे उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे इधर फोर्स। ये होता है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज पे इधर। नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इससे होगा क्या ना, देखो पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं कर पाएगा, लेकिन मेटल्स के अंदर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या करेंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। कैसे, है ना, कैसे मूव करेंगे, क्या लिखा, फ्री इलेक्ट्रॉन। कैसे मूव करेंगे, देखना इधर इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, पर इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे, इधर से तो आएंगे ना। तो यानी पहले सब जगह 0 0 0 चार्ज था, लेकिन क्या है ना, इधर का इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, तो यानी केवल पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो है ही है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है, इनको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। These are induced charges. उधर भी है और इधर भी है, इधर भी इंड्यूस्ड चार्ज। इधर भी इंड्यूस्ड चार्ज और इधर भी इंड्यूस्ड चार्ज, और उसके वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा, वो बनेगा। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली अगर यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पुट करना पड़ता है, उस पे जो फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ना। देखो ये बेसिक्स कभी मत भूलना, बेसिक सही है जो मैंने बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अगर पता करना है तो क्या करेंगे, एक पॉजिटिव छोटा सा टेस्ट चार्ज रखें, उस पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। आ गया ना। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, अगर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखोगे टेस्ट चार्ज, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको इधर रिपेल करेंगे इधर, और जो नेगेटिव चार्ज है वो भी उधर ही अट्रैक्ट करेंगे। यानी पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको बोलेंगे स्टीम। अब ये इंड्यूस्ड हुआ क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ मूव कर गया, जिसकी वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। आगे नहीं आता, अब थोड़ा ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं। सपोज मैं कहता हूं कि लेटर से बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला बाहर वाला, वो है सपोज 50 यूनिट्स। 50 जैसे 50 यूनिट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड लगा मेटल के अंदर, तो चार्जेस इधर उधर मूव करने लगा और उसकी वजह से एक इंड्यूस प्रोड्यूस हो गया, लेट्स से 20 यूनिट सपोज। यानी बाहर का फील्ड 50, लेकिन इंड्यूस फील्ड 20, यानी 30 का फील्ड तो अभी भी है ना उसी डायरेक्शन में। तो क्या होगा, फिर से चार्ज मूव करेंगे, यानी थोड़ा और चार्ज मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स फिर से इधर आ जाएंगे। इससे क्या होगा, इंड्यूस चार्ज बढ़ गए, तो इससे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। यानी तुमने तो 50 दिया बाहर से और अभी 20 था इंड्यूस्ड, पर उसके चक्कर में और चार्ज मूव करेंगे, उससे ई इंड्यूस्ड और बढ़ जाएगा, लेटर से बढ़ते बढ़ते हो गया 40। यानी बाहर से 50 और इंड्यूस्ड बढ़ते बढ़ते हो गया 40। यदि अभी भी तो 10 का फील्ड है ना बाहर का,
वो भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मार रहा होगा, प्रोटॉन्स को धक्का मार रहा होगा, उससे मूवमेंट क्रिएट होगा, तो क्या करना, और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे एक तरफ, और ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले इंड्यूस चार्ज के वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से कैंसिल ना हो जाए। यानी जैसे इस मेटल पीस को तुम रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होगा, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड और अंदर का इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड, तब जाके चार्ज का मूवमेंट बंद हो जाएगा। अब जाके ये मेटल इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पे आया। इसके पहले क्या था, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा था, अंदर का कम था, तो और इलेक्ट्रॉन मिल रहे, फिर से इलेक्ट्रॉन बन रहा, फिर और मूव करता, ये हमेशा हो रहा था। अब वो प्रोसेस बंद हो जाएगा, यानी अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन बाहर का फील्ड और इंड्यूस्ड का फील्ड बराबर हो गया, तो नेट कैंसिल होकर 0 हो गया, यही हो रहा है। Therefore, ये मैंने आफ्टर सम टाइम लिखा है ना, ये कोई 5, 10, 20 सेकंड 50 सेकंड नहीं, बिल्कुल चुटकी में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाएगा। इधर उधर चार्ज हो जाएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन हो जाएगा, अंदर का फील्ड 0 हो जाएगा। यानी क्या होगा, अंदर का जो इंटेंसिटी है वो 0 हो जाएगा, बस। आगे समझ में? तो इससे क्या पता चला ना, E इनसाइड ए मेटल अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन 0 हो जाएगा, ठीक है। और इस चीज को मैं यूज करूंगा उस क्वेश्चन, कैसे यूज करूंगा तो इसमें पहले बता देता हूं, इसको फटाफट नोट कर लो। ये प्रोसेस समझ में आ गया ना, कल को इसमें स्कूल लेवल पे बोर्ड में भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन व्हाई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए मेटल इक्वल टू 0। तुमको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर का ही होता है सिर्फ, उस चक्कर में चार्ज मूव करने लगता है, तो उससे इंड्यूस चार्ज होता है, उससे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो कि बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है, पर फिर भी कुछ रह जाता है, तो उसकी वजह से और चार्ज मूव करता है, और चार्ज मूव करता है। ये प्रोसेस तब तक चलता जाता है जब तक बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से टोटली बैलेंस ना हो जाए, तब जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन होगा। इतने देर में तो चार्ज अभी तक मूव कर रहा था, है ना। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन अचीव हो गया, यानी अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी खत्म, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा इक्वल टू 0। ये चीज सर बोलो, कुछ पूछना है सर अच्छा, एक चीज और देखा होगा कि मैंने कोई स्फीयर या रॉड या कोई शीट या ऐसे कुछ नहीं लिया। इसका मतलब क्या, ये हर मेटल के लिए वैलिड। मैंने इसलिए देखा होगा एक ऐसी उत्पटांग सा शेप का कुछ ले लिया, यानी ये मेटल के शेप पे नहीं है कि अच्छा शेप लेके आओ, क्यूब ले आओ, क्यूबॉइड ले आओ, स्फीयर ले आओ तभी हो पाएगा, नहीं, तुम जो मर्जी मेटल ले आओ यही होगा। हाँ, अब क्या पूछ रहे थे बेटे? सर मैं ये पूछ रहा था कि यहाँ पर हमें ये कैसे पता पॉजिटिव राइट डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव लेफ्ट में, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट में वो तो नहीं समझे नहीं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को फील्ड लाइन के हिसाब से धक्का मारता है और नेगेटिव चार्ज को फील्ड लाइन के ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का मारता है। तो अगर ये फील्ड लाइन है बाहर का, तो देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज उसको उधर धक्का मारेंगे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो कहीं जा नहीं पाएंगे ना। और फिर जो इलेक्ट्रॉन है उसको इधर धक्का मारेंगे, तो इलेक्ट्रॉन तो मूव कर सकता है, जो मेटल में इलेक्ट्रॉन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं मूव कर सकता, पर इलेक्ट्रॉन तो मूव कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उधर से ही ना आएंगे, तो उधर के इलेक्ट्रॉन को छूट गया, वो तो इस तरफ आ गया, तो सॉरी इधर आ गया, तो ये रीजन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। कितना, जितना इलेक्ट्रॉन मूव कर गया है उतना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप। ठीक है, देखो थैंक यू सर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे वापस। तो मैंने भी बताया था कि जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, आई एम श्योर तुमने तो डायग्राम नोट किया होगा, तो मैं अभी डायग्राम को दोबारा बना दूं।
एक तरफ x चार्ज है, दूसरी तरफ q माइनस x है, और एक और है जिसका तो चार्ज 0 है, इसलिए उसका तो कोई रोल नहीं, बट आगे देखना उस पर भी रोल आएगा, बट अभी तो बहुत बेसिक क्वेश्चन कर, उसका कोई रोल नहीं। तो यहाँ पे x वाला जो चार्ज है, अगर मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ, मैं अगर मेटल के अंदर एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ, तो इधर वाला जो x चार्ज है, इधर वाला, वो इस टेस्ट चार्ज को इधर रिपेल करेगा। ऑब्वियसली वो जो रिपल्शन होगा वो प्रोपोर्शनल टू चार्ज होगा, तो मैं ऐसे चार्ज लिख देता हूँ। सिमिलरली ये जो q माइनस x चार्ज है, ये वाला, वो चार्ज q माइनस x वाला चार्ज इस टेस्ट चार्ज को इधर रिपेल करेगा, and that will be obviously proportional to q minus x। यानी एक तरफ x, एक तरफ q minus x। पर ध्यान रखना ये दोनों हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होके कैंसिल होके 0 होना पड़ेगा। यही मेटल का प्रॉपर्टी है कि अंदर कोई फील्ड बच नहीं सकता, फील्ड हमेशा इक्वल टू 0 बनेगा। तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट है तभी ना 0 बनेगा। दैट मींस q minus x must be equal to x यानी चार्ज आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो क्वेश्चन मैंने दिया था कि सपोज अगर यहाँ पे q और यहाँ पे 0 चार्ज है ना, तो क्या होगा, इधर हो गया q/2, इधर हो गया q/2, और उधर वाले शीट में 0 है, बट अभी रुको, उधर वाले शीट में भी एनालाइज करना पड़ेगा। तो कैसे करूं, हम इसको बनाओ डिटेल, अब इसको बनाओ डिटेल, अगर इसको डिटेल में बनाओ तो क्या होगा, तो रिवर्स से अब इसका चार्ज है y और माइनस y, ठीक है। और अब उस वाले शीट को डिटेल में देखो, तो ये शीट हो गया, इस तरह y चार्ज है, इस तरह माइनस y चार्ज। अब देखो यहां पे, अब अगर मैं एक टेस्ट चार्ज रखूंगा, यहाँ पे इस शीट के अगर बीच में मैं एक टेस्ट चार्ज रखूंगा तो क्या होगा, ये जो q चार्ज है, ये जो q चार्ज है, ये प्रोपोर्शनल टू q एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, प्रोपोर्शनल टू q इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इधर वाला जो y चार्ज है, y चार्ज है, ये तो प्लस है ना, इधर माइनस, ये जो y चार्ज है वो तो उधर पुश करेगा प्रोपोर्शनल टू y। और इंटरेस्टिंग बात सुनो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस स्टेप को ऐसे एज्यूम करके मत चलना, अच्छे समझ लो। ये जो माइनस वाला y चार्ज है, ये भी तो इस टेस्ट चार्ज को इधर अट्रैक्ट करेंगे ना, प्रोपोर्शनल टू y। सारे तीनों एक ही डायरेक्शन में कैसे हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैसे होगा, यही तो बात है। अब हम पता कैसे लिखेंगे कि क्योंकि तीनों एक ही डायरेक्शन में आ गया, ये वाला शीट, ये वाला शीट यहाँ पे रिपेल कर रहा है, जैसे प्रोपोर्शनल टू q। इधर वाला जो y चार्ज है वो इसको प्रोपोर्शनल टू y रिपेल कर रहा है, और इधर वाला जो माइनस चार्ज है y, वो इस चार्ज को माइनस y यानी y के प्रोपोर्शन में अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन टोटल फील्ड इंटेंसिटी तो 0 होना पड़ेगा, है ना। टोटल फील्ड इंटेंसिटी तो 0 करना पड़ेगा ना, इसलिए मैं क्या करूंगा, q प्लस y 0 बार, यानी ये जो शीट जिसमें कोई चार्ज ही नहीं है, इस पे भी एक तरफ और दूसरी तरफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आएगा। तो देयरफॉर अब यहाँ पे जो चार्ज होगा वो है, इस तरफ y है, y के वैल्यू है माइनस q/2, और दूसरी तरफ है माइनस y, तो माइनस ऑफ माइनस q/2 यानी q/2। यानी देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे q/2, यहाँ पे q/2, यानी ये जो q है ये तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा q/2। लेकिन जिस प्लेट के पास कोई चार्ज नहीं था, उसमें भी कहने के लिए दोनों तरफ चार्ज है, वो अलग बात है, इक्वल एंड ऑपोजिट होकर फाइनली 0 बन रहा है, बट देन कुछ तो है ना, कुछ तो है ना। तो यानी यहाँ पे माइनस q/2 और यहाँ पे प्लस q/2। सर एक्सक्यूज मी, हाँ भाई,
सर हमने लास्ट टाइम तो ये नहीं किया था कि मेटलिक जो होती है उसमें हमेशा दोनों साइड पे सेम वैल्यू और सेम साइन के होने चाहिए। हाँ, अब एक बार एक स्टेटमेंट याद करके देखो, मैं बार बार उस दिन भी कह रहा था कि देखो, मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं, आइसोलेटेड वाला शब्द याद आ रहा है? मैं बार बार बोल रहा था ना, आइसोलेटेड आइसोलेटेड मतलब अकेला। अगर एक शीट अकेले होंगे, आइसोलेटेड मतलब अकेले, इन दैट केस Q/2 और Q/2 ही होगा और इक्वल ही होगा। और अब अकेले तो नहीं है, अब क्या है, एक शीट दूसरे शीट के आसपास है, तो एक दूसरे को वो इन्फ्लुएंस करता है। उसमें भी देखो, एक में वही हुआ है, आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, Q का Q/2 और Q/2 वाले का। पर हाँ, जिसका जीरो चार्ज है उसका -Q/2 और Q/2 डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो अलग बात है कि ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे बेटर क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने जो किया हुआ है कि अगर एक शीट का चार्ज Q होता है और दूसरे का 0 होता है तो क्या होगा, आज हमने वो डिस्कस किया, बट कल को और भी कॉम्बिनेशन हम डिस्कस करेंगे और फिर इसके ऊपर और अच्छे से एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। वो हम अगले दिन करेंगे। क्वेश्चन पूछो बेटा। सर मेरे को एक क्वेश्चन था कि हमने अज्यूम कैसे कर लिया कि लेफ्ट साइड में पॉजिटिव होगा राइट साइड में नेगेटिव। और देखा होगा कि वो assumption गलत निकला, यस सर। तो एज्यूम तो हम करते ही हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक x होता है, फिर x को लेकर सॉल्व करते हैं, कई बार x की जगह -5 आता है, कई जगह x की जगह +32 आता है, हमें थोड़ी पता था, हमने मान लिया चलो लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है और हमारा assumption गलत था, देखो नेगेटिव चल रहा है, तो assumption ही होता है, पता थोड़ी था पहले से कि वहां पे क्या होगा, है ना। वो अलग बात है कि देखना, हम इसके ऊपर एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसमें भी एक शॉर्टकट मेथड चलता है। तो चलो कोई नहीं, वो तो तब का तब करेंगे, अभी तो फिलहाल जस्ट उतना ही करते हैं जितना कि हमें चाहिए, ठीक है ना। और वो है कि अगर एक शीट में Q चार्ज है और दूसरा अगर अनचार्ज शीट है, तो Q चार्ज का तो चलो आधा आधा हो रहा है दोनों तरफ, वो तो समझ में आता है, जो अनचार्ज शीट है उसमें भी एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव इक्वल चार्ज होंगे, ठीक है। जैसे एक में -Q/2 आया और एक में देखो +Q/2 है, एक में -Q/2 +Q/2, ठीक है। चलो अभी ये डिस्कशन समझ लो कि 30-40% ही हुआ है इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन, मल्टीपल शीट्स के जो टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कशन अभी 30-40% हुआ है। इसके और कुछ केसेस करेंगे और फिर देखना ये क्वेश्चन काफी आसान माना जाता है, फटाफट आंसर तुम देखना बाद में निकाल, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। और सौम्य, तुम ना मुझे वो एक मैसेज पास ऑन कर दो कि ये मेरे नंबर है, इसको सेव करने के लिए, सो दैट तुमने कोई नया नंबर दिया है शायद, तो एक बार 9555 वाले पे मैसेज कर देना, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हैव अ गुड डे, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। बाय सर, थैंक यू सर, गुड थैंक यू। नाइट। ओके बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर।